नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम भारतेंदु युग से अपने व्याख्यान को प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं पर बात की थी। भारतेंदु युग 1857 की क्रांति के बाद से प्रारंभ होता है और 1903 में जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ होता है, वहां से फिर द्विवेदी युग प्रारंभ हो जाता है। तो इस 1857 से लेकर और 1900 तक के बीच का जो काल खंड है, उसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। भारतेंदु ने अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्य जगत में एक नव जागरण का आह्वान किया, एक नवीन जागृति, नवीन विषयों के साथ प्रस्तुति की। और भारतेंदु के व्यक्तित्व से, उनकी साहित्य सर्जना से प्रभावित होकर कुछ और साहित्यकार भी उनके साथ जुड़ते चले गए और उन्होंने भी उनके साथ हिंदी साहित्य सेवा में अतुलनीय योगदान दिया। और वे कवि भारतेंदु मंडल के कवि कहलाए। वे साहित्यकार जितने भी थे वो सब भारतेंदु मंडल कहलाता था। और उस मंडल में जो साहित्यकार हुए, उनका क्या योगदान रहा, उनकी कौन सी काव्य कृतियां थी, कौन सी उन्होंने गद्यात्मक रचनाएं लिखी, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु मंडल में भी कवि त्रयी के नाम से अधिक प्रसिद्धि थी। कवि त्रयी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये कवित्रयी मुख्य माने जाते थे, जिनका व्यक्तित्व, जिनकी साहित्य सर्जना, जिनकी रचनाओं के विषय लगभग एक जैसे थे और जिन्होंने अपने युग के अन्य साहित्यकारों को भी इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के ऊपर। हम देखते हैं कि उनका जन्म 1 सितंबर 1855 में दातापुर मिर्जापुर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हुआ और इनकी मृत्यु 12 मार्च 1922 में हुई। तो 18 से 55 के बाद ले लीजिए तो 1857 की क्रांति, उसके बाद जब देश में परिवर्तन आ रहे थे, एक नव जागरण की, एक स्वतंत्रता की लहर जागृत हो रही थी, उस समय में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हुए और भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रमुख स्थान था इनका। भारतेंदु के रहन सहन, उनके व्यक्तित्व, उनकी भाषा, उनकी रचना धर्मिता से ये विशेष रूप से प्रभावित थे। और भारतेंदु युग की एक विशेष बात ये रही कि इस युग के जो भी साहित्यकार हुए, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं का संपादन अवश्य किया। पत्रिकाओं के रूप में अपने लेखों के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से, कविता कहानी आदि के माध्यम से समाज में एक नवीन जागृति का प्रयास किया। नव जागरण की जो लहर समाज सुधारकों द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा जो लाई जा रही थी, उसको साहित्य के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का कार्य इन साहित्यकारों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किया। और प्रेमघन जी आनंद कादंबिनी मासिक पत्रिका थी, उसके संपादक रहे और 1881 में मिर्जापुर से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, नागरी नीरद, साप्ताहिक पत्रिका थी, इसके भी संपादन का कार्य प्रेमघन जी ने किया। और हिंदी साहित्य सम्मेलन के 3 कलकत्ता अधिवेशन के आप सभापति मनोनीत किए गए और भारतेंदु के व्यक्तित्व से पूर्णतया प्रभावित थे। आपकी लेखनी पर, आपकी साहित्यिक रचनाओं पर भारतेंदु जी का स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देता है। इन्हें दूसरा भारतेंदु भी कहा जाता था। भारतेंदु जी जब ब्रज भाषा में कविता कर रहे थे तो उस समय उर्दू में
शेरो शायरी का, गजल लेखन का, गजल गायन का बहुत प्रचलन था। वो भारतेंदु रसा उपनाम से गजल आदि लिखा करते थे। उनसे प्रभावित होकर प्रेमघन जी भी अब्र उपनाम से गजल, नज्म, शेरो शायरी किया करते थे। अब्र उपनाम इन्होंने, वैसे तो प्रेमघन इनका उपनाम रहा, परंतु जब उर्दू में गजल, नज्म आदि लिखते थे तो अब्र उपनाम से लिखा करते थे। इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने कविता के क्षेत्र में मुक्तक काव्यों की रचना भी की और प्रबंधात्मक काव्य की रचना भी की। इनका प्रबंध काव्य था जीर्ण जनपद, जिसमें गांवों की तत्कालीन अवस्था का, जीर्ण शीर्ण अवस्था का एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत हुआ। और एक और इनका प्रबंध काव्य था अलौकिक लीला, कृष्ण की लीलाओं का इसमें वर्णन है। मयंक महिमा, ये अपूर्ण प्रबंध काव्य है, कर रहे थे परंतु इनका गोलोकवास हो जाने के कारण उसे पूर्ण नहीं कर पाए, तो अपूर्ण रूप में ही आज मयंक महिमा में उपलब्ध होता है। और उस समय लोकगीत की शैली बहुत चल रही थी, क्योंकि पारसी थिएटर आ गया था और पारसी थिएटर में पद्य रूपक प्रस्तुत किए जाते थे, अभिनय किया जाता था, तो कजलियां बहुत प्रस्तुत की जाती थी। तो प्रेमघन जी ने भी कजलियां लिखी। कजली कादम्बिनी, ये एक कविता संग्रह है जिनमें इनकी कजलियों का संकलन किया गया है। होली, चैता, ठुमरी, ये लोकगीत शैली में भी इन्होंने कविताओं की रचना की। इन काव्य रूपों को भी अपनाया। क्योंकि स्वयं मिर्जापुर के थे तो इनके लेखन पर ठेठ मिर्जापुरी भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो एक मिर्जापुरी भाषा का जो नमूना है वह हमें इनकी इन लोकगीत शैलियों में दिखाई देता है। और प्रेमघन जी ने नाटकों की रचना भी की। कविता का जो क्षेत्र था वे तो प्राचीन हमारा मध्यकालीन परिपाटी से चला आ रहा था, उसको अपनाते हैं। वहीं गद्य की नवीन विधाओं का प्रारंभ भारतेंदु ने किया। भारतेंदु ने अनेक नाटकों की रचना की और उनसे प्रभावित होते हुए प्रेमघन जी ने भी कई नाटकों की रचना की, जैसे भारत सौभाग्य, दारंगना रहस्य, प्रयाण, रामागमन। अब इनकी रचनाओं की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में एक और हमें प्राचीन परंपरा दिखाई देती है। प्राचीन परिपाटी का पालन करते हुए प्रेम श्रृंगार की रचनाएं करते हैं, भक्तिपरक कविताओं की रचना करते हैं, प्रकृति सौंदर्य की युक्त होकर कविता की रचना करते हैं। और वहीं उस प्राचीन परिपाटी से आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जो आधुनिक तत्कालीन संदर्भों में नए विषय थे, समाज सुधार से संबंधित, राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले, या उस समय जन्मभूमि के प्रति स्वदेश प्रेम की जो भावना थी, इनसे प्रेरित होकर के वे आधुनिक विषयों को लेकर भी रचनाएं करते हैं। तो इस तरह से प्राचीन परंपरा का अनुवर्तन करते हुए इनकी रचना धर्मिता आधुनिकता की ओर परिवर्तित होते हुए दिखाई देती है। कविताओं का विषय में भी वैविध्य है। सभी तरह की इन्होंने कविताएं की, भक्ति परक, प्रेम परक, राजभक्ति से जुड़ी हुई, राष्ट्रीयता से युक्त, समसामयिक घटनाएं, जो उस समय समाज की स्थिति थी, जिस तरह से किसानों का शोषण हो रहा था विदेशी सत्ता द्वारा, जिस प्रकार से मजदूर वर्ग का, गरीब वर्ग का शोषण हो रहा था, और समाज में जो सामाजिक कुरीतियों के कारण अनेक वैमनस्य की स्थिति भी बनी हुई थी, स्त्रियों की दशा थी। तो इन समसामयिक घटनाओं को लेकर की भी ये साहित्य रचना करते हैं। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की एक और विशेषता रही कि इनकी जो गद्यात्मक रचनाएं हैं उनमें वे हास प्रयास का पुट बहुत भरते हैं।
व्यंग्य शैली को अपनाते हैं। जिस भी विषय को ले रहे हैं, चाहे वो विदेशी सत्ता के ऊपर प्रहार करना है या सामाजिक बुराइयों का के ऊपर प्रहार करना है, तो उसको वो व्यंग्य शैली में प्रस्तुत करते हैं। उसमें उनका हास परिहास का पुट दिखाई देता है। और इनकी जितनी भी रचनाएं थी, उन सब का संकलन संपादन इनके पौत्र दिनेश नारायण उपाध्याय द्वारा प्रेमघन सर्वस्व नाम से किया गया। और इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से 2 भागों में प्रकाशित हुई। प्रथम भाग उनमें उनके अधिकांशतः सभी कविता संग्रह हैं और दूसरे भाग में गद्य भाग, उनके नाटक, उनके निबंध, उनकी कहानी आदि संकलित हैं। तो और इनके पौत्र ने ही इन प्रेमघन सर्वस्व नाम से इनकी सभी रचनाओं का संपादन किया। जहां एक और ये प्राचीन विषयों को लेते हैं, भक्ति परक रचना जो मध्यकाल से चली आ रही थी, उसको देखते हुए भक्ति परक रचना करते हैं, प्रकृति सौंदर्य की बात करते हैं, वहीं समसामयिक स्थितियों को देखते हुए भारत दुर्दशा का चित्रण भी प्रस्तुत करते हैं। भारत दुर्दशा का चित्रण करते हुए वे कहते हैं, निर्धन दिन दिन होत है, भारत भुव सब भांति, ताहि बचाई न कोई सकत, निज भुज बुद्धि बल कांति। कि भारत की स्थिति दिन पर दिन दयनीय शोचनीय होती चली जा रही है। आर्थिक स्थिति निरंतर निर्धनता को प्राप्त हो रही है। हर दिन देश जो है वो निर्धनता की ओर बढ़ता चला जा रहा है और कोई इसको बचा नहीं पा रहा है। तो एक यथार्थ चित्रण ही प्रस्तुत नहीं कर रहे, उनके भारत की दुर्दशा को देखते हुए जो क्षुब्ध मन है उसकी स्थिति का भी पता चलता है। और भारत उन्नति की कामना करते हैं। उनकी दृष्टि, उनकी विचारधारा सकारात्मक रही, आशावादी रहे। उस स्थिति से, वर्तमान स्थिति से दुखी है, बेचैन है, परंतु उनकी कामना यही है कि भारत उन्नति करेगा, भारत की उन्नति होगी। सब द्वीप की विद्या कला विज्ञान इत चली आवई, उधम निरत आरन प्रजा, रही सुख समृद्धि बढ़ावही। दुष्काल रोग अनीति नसी, सठम उन्नति पावई, भर विबुध अन्न सुरन, सुरत्र भारत भूमि नित उपजाई। कि हर क्षेत्र में भारत जो है वो समृद्धि को प्राप्त होगा, उन्नति को प्राप्त होगा। और ये आशावादी दृष्टि, ये विचारधारा ये समाज तक पहुंचाना चाहते हैं, समाज को उस निराशा से निकालना चाहते हैं। इसलिए वे भारतीयों का उद्बोध करते हैं और कहते हैं, उठो आर्य संतान सकल, बस न विलंब लगाओ। कि बस अब देश को आजाद करने के लिए उठ जाओ, तुम तो आर्य संतान हो, तो अब देर मत करो। तो इस तरह से जन जागृति का संदेश लेकर ये प्रस्तुत होते हैं। तो ये तो मित्रों हमने बात की बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाओं के बारे में, उनके विषय के बारे में। कवित्रयी में ही दूसरा नाम आता है प्रताप नारायण मिश्र, जो भारतेंदु मंडल के श्रेष्ठ कवियों में जिनका स्थान था, भारतेंदु के सहयोगी रहे। इनका जन्म 24 सितंबर 1856 में हुआ, बैजे गांव जिला उन्नाव में, और इनकी मृत्यु भी 6 जुलाई 1894 को हो गई। द्वितीय हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते थे। पूरी तरह से हरिश्चंद्र को ये अनुकरण करते थे, उनके व्यक्तित्व का, उनके रहन सहन का, उनकी वेशभूषा का, उनकी रचना धर्मिता का। तो पूरी तरह से भारतेंदु का प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर भी आया, ना केवल वेशभूषा पर, ना केवल व्यक्तित्व पर, अपितु सर्जना शक्ति पर भी। भारतेंदु मंडल के ये प्रमुख कवि, निबंधकार, पत्रकार और नाटककार रहे। अर्थात इन्होंने कविता की रचना भी की, निबंधों की रचना भी करते हैं, पत्रिका का संपादन भी किया, नाटकों की रचना भी की। बहुभाषाविद थे।
हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे और जो नव जागरण की लहर प्रारंभ हुई थी उसका संदेश समाज तक पहुंचाने के लिए ये कटिबद्ध रहे। इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। खड़ी बोली हिंदी और भारतेंदु युग के ये उन्नायक माने जाते हैं, क्योंकि उस समय एक विवाद उठा था कि काव्य की भाषा ब्रज हो, उर्दू हो या खड़ी बोली हो। तो खड़ी बोली हिंदी का लेखन उस समय प्रारंभ हो रहा था। अब वो हिंदी भी उर्दू मिश्रित हो, संस्कृत निष्ठ हो, ये एक बहुत बड़ा विवाद का विषय रहा। और उस समय साहित्य की भाषाएं दोनों चल रही थी। गद्य में खड़ी बोली को अपनाया जा रहा था और पद्य में ब्रज भाषा को, जो आदिकाल से मध्यकाल से चली आ रही थी। उसके लालित्य को देखकर, उसके सौष्ठव को देख करके भारतेंदु स्वयं भी प्रभावित थे। उन्होंने स्वयं कविताएं ब्रज में की और उनके सहयोगी मंडल के अन्य कवि प्रताप नारायण मिश्र आदि ने भी ब्रज में भी कविता की और खड़ी बोली हिंदी के विकास में भी, उसकी उन्नति में भी इनका पूरा योगदान रहा। अब हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने जो कविता संग्रह लिखे वे है प्रताप लहरी, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास। जैसे रीति काल में सतसई लेखन की परंपरा थी, शतक लेखन की परंपरा जो संस्कृत से चली आ रही थी, अमरूक शतक, नीति शतक आदि के रूप में, और रीति काल में भी हमें वे परंपरा दिखाई देती है। उस परंपरा को मिश्र जी भी अपनाते हैं भारतेंदु युग में, और इन्होंने लोकोक्ति शतक, रसखान शतक की रचना की। ऐसे ही इनकी कविता का जो स्वर है वे हास्य व्यंग्यात्मक अधिक रहा है। कविता भी जब प्रस्तुत करते हैं उसमें हास्य का पुट था, व्यंग्य शैली को अपनाते हैं, समसामयिक देश की दशा का चित्रण करते हैं, जो उस समय की राजनीतिक स्थिति थी, जिस तरह से सत्ता वर्ग समाज का दमन कर रहा था, तो उसके प्रति जनता में जागृति लाने का कार्य, राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य प्रताप नारायण मिश्र अपनी गद्यात्मक रचनाओं के माध्यम से करते हैं। इन्होंने पद्य नाटक की भी रचना की, संगीत शाकुंतल, जो लावणियों में रचित है। इनको लावणी बाज भी कहा जाता था। बहुत सुंदर लावणियां लिखते थे और लावणियों के लिए प्रसिद्ध भी थे। और जो शाकुंतला नाटक है उसको संगीत शाकुंतल के नाम से लावणियों में इन्होंने रचना की। और कानपुर में नाटक सभा नाम की संस्था का गठन किया। यह भी इस युग की एक विशेष योग्यता रही। इस युग में साहित्यिक गोष्ठियों का गठन हुआ, जो इससे पूर्व हमें नहीं दिखाई देती है। इससे पूर्व रीति काल में साहित्य राज दरबारों तक सीमित था, समाज से कटा हुआ था। इस युग के कवि साहित्य को समाज में लेकर आते हैं और समाज में अनेक साहित्यिक गोष्ठियां बनाते हैं। और ऐसे ही प्रताप नारायण मिश्र जी ने कानपुर में नाटक सभा नाम की संस्था का गठन किया था। और आधुनिक हिंदी निर्माताओं में बृहत्त्रयी जो 3 निबंधकार हुए, उनमें इनका नाम गिना जाता है, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने सती चरित एक कहानी संग्रह है इनका, कली कौतुक, दूध का दूध और पानी का पानी, हठी हमीर, जुआरी खुआरी, मां संकट, भारत दुर्दशा, इन नाटकों की रचना की। और बंकिम चंद्र के बंगला उपन्यासों का हिंदी अनुवाद किया। काव्य का अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं में जो साहित्यिक रचनाएं थी उनको अनुवाद करके हिंदी में लाने का, हिंदी की साहित्य समृद्धि करने का भी एक अतुलनीय योगदान इन भारतेंदु युगीन कवियों का रहा।
प्रताप नारायण मिश्र जी ने बहुत से निबंधों की भी रचना की। देश प्रेम को लेकर, समाज सुधार की भावना को लेकर और सामान्य मनोरंजन के विषयों को लेकर अनेक निबंधों की रचना करते हैं। उनके निबंध संग्रह हैं निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा। और इनके मुख्य निबंध विषय तो बहुत छोटे छोटे से हैं, परंतु निबंधों में गहन चिंतन मिलता है। सामान्य सी बात को लेकर के भी, एक छोटी सी विषय को लेकर के और उसके विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न उसके आयामों पर विचार करते हुए वे निबंध की रचना करते हैं। उनके कुछ मुख्य निबंध रहे बात, बुढ़ापा, दांत, भौं, रिश्वत, धोखा, बंदरों की सभा। इसमें से बुढ़ापा, धोखा, ये निबंध तो पाठ्यक्रम में भी लगे हुए हैं। इन्होंने कहावतों पर आधारित निबंधों की भी रचना की, जो इनकी मौलिक विशेषता मानी जाती है। जैसे मरे को मारे शाहमदार, समझदार की मौत। ये इनकी लोकोक्तियों, कहावरों पर आधारित निबंध रहे। तो इस तरह से कविता के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, नाटक, निबंध, कहानी आदि के माध्यम से देश प्रेम और समाज सुधार की भावना को जागृत करने का प्रयास, राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया। इसी तरह से मित्रों, भारतेंदु मंडल के एक अन्य कवि हुए अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्म 1858 में हुआ। इनके पिता भी कवि थे, कविवर दुर्गादास। अंबिका दत्त व्यास बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न और बहुभाषाविद थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला भाषाओं पर इनका पूर्ण अधिकार था। इन्होंने 75 से अधिक रचनाएं की, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। संस्कृत में इनकी अपार साहित्य मिलता है। 19वीं शताब्दी के संस्कृत रचनाकारों में इनका मुख्य नाम है। दर्शन, न्याय, वेदांत में सिद्धहस्त थे। और इनकी एक रचना है शिवराज विजय, जो बाणभट्ट की कादंबरी की शैली पर आधारित है, जिसके कारण इन्हें अभिनव बाणदत्त भी कहा गया, क्योंकि बाणदत्त की कादंबरी की शैली पर उसकी रचना की है, तो इन्हें अभिनव बाण कह के संबोधित किया जाता था। इन भारतेंदु मंडल के जो साहित्यकार थे, वे इन्हें विविध उपाधियों से भूषित किया करते थे। भारत भास्कर, साहित्याचार्य, व्यास आदि उपाधियों से भूषित करते थे। काशी की कविता वर्धिनी सभा थी, उन्होंने इन्हें सुकवि की उपाधि प्रदान की थी। और एक साहित्यिक पत्रिका 1884 में वैष्णव का आरंभ इन्होंने किया था। परवर्ती काल में इसी पत्रिका का नाम पीयूष प्रवाह हो गया। इसका संपादन भी व्यास जी ने किया। अब हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी जो काव्य कृतियां रही हिंदी में रचित हुई, हम संस्कृत की रचनाओं की बात नहीं करेंगे, विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, तो इनकी हिंदी रचनाओं की बात कर रहे हैं। तो पावस पचासा, सुकवि सत्सई, गो संकट, हो होरी, ये इनकी मुख्य काव्य कृतियां रही। इन्होंने एक प्रबंध काव्य की भी रचना की, कंसवध, जो खड़ी बोली में रचित प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है। ये काव्य भी अपूर्ण रहा। व्यास जी इसके 3 सर्ग ही लिख पाए थे, उसके आगे ये इसकी रचना नहीं कर पाए, उनका देहावसान हो गया था, तो ये अपूर्ण रचना ही उपलब्ध होती है। अंबिका दत्त व्यास जी ने एक और बात क्या की, उन्होंने जो बिहारी के दोहे थे उनका भाव विस्तार कुंडलिया छंद में बिहारी विहार के नाम से किया। बिहारी के 2 पंक्ति के दोहे थे, गागर में सागर थे, तो उन दोहों के भाव का विस्तार कुंडलिया छंद में बिहारी विहार नाम से इन्होंने किया। सामवतम इनका 19वीं शती का एक श्रेष्ठ नाटक है,
जो संस्कृत में लिखा गया। 6 अंकों का नाटक था, स्कंद पुराण पर आधारित रहा। इन्होंने एक नाटिका की रचना की, ललिता, जो कृष्ण लीला पर आधारित है और ब्रज भाषा में रचित है। और इनकी गद्य काव्य का श्रेष्ठतम जो नमूना हम कहे, उदाहरण कहे, वह इनकी रचना शिवराज विजय मानी जाती है, जो एक ऐतिहासिक रचना है जिसमें शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है, जो बाण भट्ट की कादंबरी की शैली पर आधारित है और ये संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में भी लगाई गई है। इसी तरह से भारतेंदु मंडल के एक अन्य कवि हुए जगन मोहन सिंह। मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के ये राजकुमार थे। वहां से काशी आ गए और काशी में आकर इन्होंने संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। सौंदर्यवादी जीवन दृष्टि रही, भावुक मनोवृत्ति के थे, प्रकृति परक इनकी रचनाएं अधिक रही। इन्होंने प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्याम सरोजिनी, देवयानी, इन काव्य कृतियों की रचना की। इनका एक उपन्यास भी प्रसिद्ध रहा, श्यामा स्वप्न। ये माना जाता है कि श्यामा इनकी कोई प्रेमिका थी जिसको लक्ष्य करके इन्होंने काव्य कृतियों की रचना की। जगन मोहन सिंह जी ने कालिदास के प्रसिद्ध काव्य ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद भी किया, जो इनका विशेष योगदान साहित्य जगत में माना जाता है। इसी तरह से भारतेंदु मंडल के एक अन्य कवि हुए राधा कृष्ण दास। 1865 में इनका जन्म हुआ, 1907 में देहावसान हुआ। 1903 में सरस्वती पत्रिका प्रारंभ हो गई थी और उस पत्रिका के संपादक मंडल में राधा कृष्ण दास जी रहे। भारतेंदु काल से आ रहे थे। भारतेंदु काल की जो रचनाएं थी वो पृष्ठभूमि में साहित्यकारों के सामने थी, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में इनका स्थान रहा। बहुभाषाविद थे, हिंदी, बंगला, गुजराती, उर्दू की रचनाएं इन्होंने की। इनकी काव्य कृतियां धर्मालाप, भारत 12 मासा, देश दशा, रहीमन विलास। इन्होंने नाटकों की रचना भी की, दुखिनी बाला, महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती। इनका एक उपन्यास भी था, निस्सहाय हिंदू। इन्होंने जीवनी साहित्य की रचना भी की। बप्पा रावल के जीवन को लेकर के इन्होंने आर्यचरितामृत की रचना की। गोपाल चंद्र गिरधर दास की जीवनी को लिखा, भारतेंदु की जीवनी लिखी। और इनका एक और बड़ा योगदान रहा, इनकी एक इतिहास परक रचना रही, हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। और साहित्य जगत में इस सामयिक पत्रों के जो इतिहास का उन्होंने वर्णन किया, वह एक मील का पत्थर साबित हुई। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने संक्षेप में भारतेंदु मंडल के जो सहयोगी साहित्यकार हुए, उनकी कौन सी साहित्यिक रचनाएं रही, उनकी क्या विशेषताएं थी, इसके विषय में चर्चा की। धन्यवाद।